चलिए पढ़ते हैं, ठीक है ना। बिहार इसका होमवर्क है, डे 1 है। एनसीईआरटी पहले पढ़ते हैं, बताइएगा, आप लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था है, इंडियन पॉलिटी। भारत का संवैधानिक विकास है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। बताइए कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी, बताइए। कलकत्ता में 1774 में। हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में 1774 में किया गया था। बताइए कि भारतीयों को भारत का प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ है? बताइए क्या होगा। चार्टर चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। कह रहा है कि भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ है? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। बताइएगा नेक्स्ट कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा हुई है? बताइए क्या होगा। भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892 क्या है? कह रहा है कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा हुई है? तो भारत परिषद अधिनियम 1892, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? बताइए क्या होगा। 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। हाँ, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? बताइए क्या होगा। भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत शासन अधिनियम 1935 से। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से है। आगे दिया हुआ भारत का संवैधानिक विकास दिया हुआ, कैसे विकास हुआ है भारतीय संवैधानिक विकास? तो पहला जो है ना, भारतीय संवैधानिक विकास में इसका दो पार्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दिया हुआ है। बताइए रेगुलेटिंग एक्ट कब हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट पहले बोलेगा तो 1773 में हुआ था। पिट्स इंडिया एक्ट कब हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट बोलेगा तो 1784 में हुआ था। बताइए चार्टर एक्ट कब हुआ था? चार्टर एक्ट बोलेगा उसके बाद हुआ था, 1793 में हुआ था चार्टर एक्ट। बताइए चार्टर एक्ट उसके बाद कब हुआ था? उसके बाद कब हुआ था? 1813 में हुआ था। फिर चार्टर एक्ट कब हुआ था उसके बाद? 1833 में। और उसके बाद हुआ था 1853 में हुआ था। सेकंड बोला जाएगा ना। हाँ, उसके बाद सब जो है ना, तीर का निशान दिया हुआ सब नीचे, मतलब उसके बाद हुआ है, सब सारा दिया हुआ है। पहले रेगुलेटिंग एक्ट हुआ 1773, और फिर इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, और चार्टर एक्ट फिर 1813, फिर नेक्स्ट हुआ 1833, फिर नेक्स्ट हुआ 1853 में हुआ। अब आइए ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत दिया हुआ है। बताइए भारत शासन अधिनियम कब आया था? पहला जो हुआ था 1858 में। अब भारत परिषद अधिनियम बोलेगा तो क्या कब हुआ था? 1861 में। और उसके बाद कब हुआ था भारत परिषद अधिनियम? 1892 में। और फिर भारत परिषद अधिनियम कब हुआ था? 1909 में। अब भारत शासन अधिनियम फिर कब हुआ था? 1919 में। अब भारत शासन अधिनियम फिर कब हुआ? 1935 में। और उसके बाद कब हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब आया था? 1947 में आया था। अब आगे बताइएगा कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? बताइए। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा लागू हुआ था। कह रहा है कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। बताया कि ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? बताइए। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। कह रहा है कि ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935। आगे आइए, बताइएगा नेक्स्ट, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? बताइए। भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया है। कह रहा है कि अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935। कह रहा है आगे कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया था। कह रहा है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। तो क्वेश्चन बताइएगा कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन किस पर आधारित है? तो क्या होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 पे आधारित है।
आगे कह रहा है एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। कह रहा है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था तो क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था, बताइए। कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों में प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था, बताइए। 10 लाख जनसंख्या पर 1 सदस्य। 10 लाख जनसंख्या पर 1 सदस्य था। बताया कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाले संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विधानसभाओं के द्वारा। हाँ, तो भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा। नेक्स्ट है अंतरिम सरकार है 1946 में जो गठन हुआ था उसके बारे में दिया हुआ है। सदस्य दिया हुआ है, धारिता विभाग दिया हुआ है। कौन सा विभाग था, बताइए कि जवाहरलाल नेहरू के पास कौन सा विभाग था, बताइए। जवाहरलाल नेहरू के पास राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले था। क्वेश्चन देगा ना कि अंतरिम सरकार 1946 में जवाहरलाल नेहरू के पास कौन सा विभाग था तो राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह सूचना प्रसारण मंत्रालय था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के खाद्य एवं कृषि था। और जौहर मथाई के पास बोलेगा तो उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। और जगजीवन राम बोले तो श्रम विभाग था, श्रम। हाँ, जग में आए तो श्रम करना पड़ेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास बोलेगा क्या होगा? रक्षा विभाग था। जिसके पास बल रहेगा वही तो रक्षा करेगा ना। आगे लियाकत अली खान के पास कौन सा विभाग था? वित्त विभाग था। क्या था? वित्त विभाग। नेक्स्ट है सी राजगोपालाचारी के पास कौन सा विभाग था? शिक्षा और कला विभाग था। आगे दिया हुआ है, देखिए। कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। ठीक है, तो कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए 1927 में क्या हुआ तो साइमन कमीशन का क्या हुआ? गठन हुआ। ठीक है, आगे आइए, बताइएगा कि संविधान सभा का पहली बैठक कब हुआ था, बताइए। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अब भारतीय संविधान का प्रथम कह रहा है कि इस भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप जो है ना सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। कि भारतीय संविधान में प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था तो सर BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ, तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। नेक्स्ट है संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। कह रहा है कि संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया गया था तो 13 दिसंबर 1946 को किया गया था। और नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था तो 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 11 हुआ था। कितना हुआ था? 11। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुआ था तो 11 हुआ था। भारतीय संविधान के निर्माण में 1947 को पता है राहुल जी? बोलिए। 22 जनवरी 1947 को 3 काम हुआ था। एगो काम हुआ था कि उद्देश्य प्रस्ताव को मतलब स्वीकार लिया गया। अच्छा, राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार लिया गया। और तीसरा काम हुआ कि भारतीय संविधान सभा भारत को एक संविधान बनाकर देगी। ये चीज पारित हुआ। 3 हुआ था सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ, आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था बनाने में, बताइए। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। सभी लोग बोलिए, ठीक है ना। भारतीय संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव थे। कौन थे? सर BN राव। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था, बताइए। 22 जुलाई 1947 को। हाँ, तो कह रहा है कि भारत की संविधान सभा में वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया
तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया। आगे है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने किया था और वो कौन थे अस्थायी अध्यक्ष थे, बताइए कौन थे? डॉक्टर सज्जनंद सिन्हा थे। हाँ, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सज्जनंद सिन्हा थे, जो अस्थायी अध्यक्ष ने की थी। नेक्स्ट है, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था, बताइए भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को किया गया था। 26 नवंबर 1949 को कह रहा है कि भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। आगे है कि भारतीय संविधान का पूर्णतः कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान को पूर्णतः कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगर पूछेगा कि भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया कब, तो 26 नवंबर 1949 को। इसलिए जो है ना 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? भारतीय संविधान दिवस मनाते हैं। और 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? एक और मनाते हैं दिवस, बताइए क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस ना, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस बोलेगा 26 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय बोलेगा तो 1 जून को मनाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान को पूर्णतः कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अब आगे संविधान सभा का कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, दिया हुआ है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। तो बताया कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है। और जिसमें जो है ना डॉक्टर सज्जनंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो कह रहा है कि संविधान सभा की पहले बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ, उसमें जो है ना डॉक्टर सज्जनंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और संविधान निर्माण का प्रारंभ हुआ था 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ था, जिसमें 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान क्या हुआ, अंगीकृत किया गया। जबकि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, इसे पूर्णतः जो है ना लागू किया गया, ठीक है, एक्सिक्यूट किया गया, इसे लागू किया गया। तो कह रहा है कि इसमें फिर से देखिए, कह रहा है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सज्जनंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंकित किया गया, मतलब एडॉप्ट किया गया। जबकि 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः क्या किया, एक्सिक्यूट कर दिया, मतलब लागू कर दिया गया। आगे बताइएगा नेक्स्ट कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था, बताइए क्या होगा? संविधान सभा के द्वारा। कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था, तो संविधान सभा के द्वारा किया गया था। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। हाँ, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंकित किया गया, तो क्या होगा? 26 जनवरी 1950 को किया गया। हाँ, भारत सरकार द्वारा, बोलो। कब 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम, ये भी 1950 ये तो गान हो गया, गीत कब गया था? अरे ये भी है, वही था 24 जनवरी 1950 है। 26 जनवरी 1950 है, देखिए पहले। कह रहा है कि जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। अब भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंकित किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को किया गया। नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा को सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताइए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हाँ, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रमुख समितियां उनके अध्यक्ष दिया हुआ, बताइए कि इसमें इंपॉर्टेंट है, बताइए कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताइए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और संघीय संविधान समिति का बोलेगा तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ बोलेगा तो संघीय बोले, दोनों का कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है, प्रांतीय संविधान समिति का बोलेगा तो कौन था, बताइए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताइए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति का बोलेगा तो
हाँ, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। याद रखिए, प्रारूप समिति का बोलेगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों एवं संबंधित परामर्श समिति का बोलेगा तो कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ, प्रांतीय संविधान समिति का भी बोलेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति का बोलेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, दोनों में के थे। आगे प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रक्रिया नियम समिति का बोलेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और राज्यों के लिए समिति का बोलेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संचालन समिति का बोलेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। जीवी मावलंकर थे। कौन थे? जीवी मावलंकर। कह रहा है कि संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रमुख समिति के जो है ना 6 सदस्य थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, BL मित्रा के बाद में इनके स्थान पे N माधव राव, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर और सैयद मोहम्मद असादुल्ला तथा DP खेतान, बाद में इनके स्थान पे TT कृष्णाचारी थे। ये 6 अन्य सदस्य थे। एक भीमराव अम्बेडकर जो मेन थे, अध्यक्षता किए थे इसका। आगे बताइएगा कि संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947 को। कह रहा है कि संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो 29 अगस्त 1947 को किया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? बताइए। बम्बई प्रेसिडेंसी से। क्या हुआ? बम्बई प्रेसिडेंसी से 1947 से 50। और पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था। कब हुआ था? 1946 से 47 के बीच हुआ था। पहले हुआ था बंगाल से और उसके बाद हुआ था बम्बई से। आगे आइए, बताइएगा कि नेक्स्ट है कि भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं, हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था? और हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया था। और सभी सदस्यों ने इसे 2 प्रतियों पे क्या किया? हस्ताक्षर किए थे। आगे है, संविधान के विभिन्न प्रावधान के उनके स्रोत है। संविधान के विभिन्न प्रांत हैं, उनके स्रोत है। बताइएगा कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए। हाँ, रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? तो रूस के संविधान से लिया गया है। बताइएगा नेक्स्ट कि भारतीय संविधान में राज्यों की नीति निर्देशक तत्वों, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? आयरलैंड के। क्या होगा? तो आयरलैंड से। क्या होगा? आयरलैंड से, याद रखिएगा, आयरलैंड से। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? फ्रांस से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। कहाँ लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। कह रहा है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। कह रहा है कि भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। और ये कह रहा है कि भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो क्या होगा? संवैधानिक संशोधन बोलेगा तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो क्या होगा? आपातकालीन बोलेगा तो जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया। आपातकालीन बोलेगा जर्मनी के बीमर संविधान से। नेक्स्ट है, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? क्या होगा? कनाडा से। क्या है? कनाडा से। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो कनाडा से। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो जापान के संविधान से। समवर्ती सूची बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बोलेगा तो जापान से। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय एवं आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो रूस से। क्या है? रूस से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक,
आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो रूस से। क्या है? रूस से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान से पर आधारित है? क्या होगा? ब्रिटेन से। हाँ, ब्रिटेन से होगा। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ब्रिटेन से। आगे आइए, बताइएगा नेक्स्ट कि भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स किस देश के संविधान में प्रावधानों से प्रेरित है? बताइए, फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया है। अब विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान है। बताइए कि प्रस्तावना के शब्द कहाँ से लिया गया? बताइए, अमेरिका से लिया है। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया है। प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन का प्रणाली कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। जनहित याचिका बोलेगा तो अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। यथोचित की विधि प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट आइए ब्रिटेन। करार विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? बताइए, ब्रिटेन से लिया गया। विधि का शासन बोलेगा ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली बोलेगा तो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। द्विसदनीय विधान व्यवस्था कहाँ से लिया? द्विसदनीय व्यवस्था बोलेगा तो ब्रिटेन से लिया गया है। अब विधि निर्माण प्रक्रिया बोलेगा तो ब्रिटेन से। विधि निर्माण की प्रक्रिया है तो बोले विधि का शासन, ये दोनों जो है ना ब्रिटेन से लिया गया है। और सर्वाधिक मत के आधार पे बोलेगा तो चुनाव जीत का निर्णय, ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। सर्वाधिक मत के आधार पे चुनाव जीत का निर्णय ब्रिटेन से। विधायिका के में अध्यक्ष की पद की भूमिका ब्रिटेन से। और संसदीय विशेषाधिकार बोलेगा तो ब्रिटेन से लिया गया है। आगे बताइएगा कि दक्षिण अफ्रीका है। बताइएगा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। हाँ सॉरी दक्षिण अफ्रीका है ना, सॉरी। हाँ, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है? तो साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन बोलेगा दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अब है कनाडा। बताइए सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना कनाडा से लिया गया है। बताइए कि नेक्स्ट केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। हाँ, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति बोलेगा कनाडा से। और नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन बोलेगा तो कनाडा से लिया गया है। सनातन विशेषताएँ कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। अब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? बताइएगा कि संवर्धित सूची कहाँ से लिया गया? अभी पढ़े हम लोग क्वेश्चन में। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, ये कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बोले ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति बोलेगा तो आयरलैंड से। और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन बोलेगा तो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। हाँ, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलेगा तो कह रहा है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहाँ से? आयरलैंड से। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति बोलेगा तो आयरलैंड से लिया गया। और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन बोलेगा तो ये आयरलैंड से लिया गया है। अब आइए फ्रांस पे। बताइए कि गणतात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तब क्या होगा? फ्रांस से लिया गया। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की सिद्धांत कहाँ से? फ्रांस से। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से।
प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। तो मूल कर्तव्य रूस। प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श बोलेगा तो रूस से लिया गया है। बताइएगा नेक्स्ट, आपातकाल के समय में मूल अधिकारों का स्थगन कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। आपातकाल के समय में मूल अधिकारों का स्थगन बोलेगा जर्मनी से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। अब आइए नेक्स्ट, कह रहा है कि भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में विधि निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बोलेगा तो कहाँ से लिया गया है? तो जापान से लिया गया है। अगर विधि का निर्माण बोलेगा तो ब्रिटेन, अगर विधि द्वारा स्थापित बोलेगा तो जापान से लिया गया है। अब आइए नेक्स्ट पे, अब भारतीय संविधान के भाग है पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें भारतीय संविधान का भाग दिया हुआ है। भारतीय संविधान के भाग संबंधित विषय एवं उनसे संबंधित अनुच्छेद है। बताया कि भाग 1 में किसका वर्णन है और कितना से कितना अनुच्छेद है? बताइए भाग 1। संघ और उसके राज्य क्षेत्र 1 से 4। हाँ, भाग 1 में जो है ना संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है, 1 से 4 अनुच्छेद में है। अब भाग 2 में क्या है बताइए? भाग 2 नागरिकता 5 से 11। हाँ, नागरिकता है, सिटीजनशिप, हाँ 5 से 11 है। भाग 3 बताइए? मूल अधिकार का वर्णन, फंडामेंटल राइट्स 12 से 35। और भाग 4 बोलेगा तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। हाँ, भाग 4 के बोलेगा तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। और भाग 4 के क बोलेगा तो क्या होगा? मूल कर्तव्य 51। भाग 4 बोलेगा तो मूल कर्तव्य 51 के क। और नेक्स्ट है भाग 5 बताइए? संघ 52 से लेकर 151। भाग 5 बोलेगा संघ 52 से 151। और नेक्स्ट भाग 6 बोलेगा तो राज्य का वर्णन है। राज्य हाँ, 152 से 237। संघ बोलेगा तो 5 और राज्य बोलेगा तो 6। और इसका बोलेगा राज्य का कितना अनुच्छेद है? 152 से 237 और संघ का बोलेगा 52 से 151। अब भाग 7 बताइए? पहली अनुसूची भाग ख के राज्य संविधान 7वें संशोधन के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। हाँ, भाग 7 जो है ना, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वें संशोधन द्वारा अधिनियमित 1956 के द्वारा क्या क्या निरस्त कर दिया गया। एक क्वेश्चन बिहार से पूछा हुआ है और 238 को निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 बताइए? केंद्रशासित प्रदेश 239 से 242। भाग 8 बोले केंद्रशासित प्रदेश है 239 से 242 है। और भाग 9 को बात करें तो भाग 9 पंचायती का वर्णन है 243 से 243 के 9 तक है। अब भाग 9 के कब बताइए? नगर पालिकाएं, हाँ 243 के त से लेकर 243 के य 6 तक है। और 9 के ख बताइए? सहकारी समितियाँ। भाग 9 के ख सहकारी। भाग 9 बोलेगा तो पंचायत। भाग 9 के क बोलेगा तो नगर पालिका। भाग 9 के ख बोलेगा सहकारी समितियाँ। ये 243 के य ज से लेकर 243 य 9 तक है। भाग 10 बताइए? अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र कितना अनुच्छेद है? 244 से 244 से क तक है। और भाग 11 बताइए? संघ राज्यों के मध्य संबंध 245। हाँ, भाग 11 बोलेगा तो संघ राज्यों के बीच संबंध कितना है? तो 245 से 263 है। भाग 12? विपत्ति संपत्ति संविदाएं और बाद। भाग 12 बोलेगा तो वित्त संपत्ति और संविदाएं और बाद। कह रहा है कि क्या है? तो भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं और बाद, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट और स्वीट्स क्या है? 264 से 300 का ए तक है। भाग 13 बताइए? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम 301 से 307। भाग 13 क्या है? तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम है 301 से 307 है। भाग 14 के बताइए? भाग 14? संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323। हाँ, भाग 14 बोलेगा संघ राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से 323 है। भाग 14 के का बताइए? अधिकरण है। क्या है? अधिकरण 323 से क से लेकर 323 से ख तक है। भाग 14 के क बोलेगा तो क्या है? भाग 14 का ये तो अधिकरण है 323 से क से लेकर 323 से ख तक है। भाग 15 बताइए? निर्वाचन 324 से लेकर 329। भाग 15 बोलेगा तो निर्वाचन है 324 से 329 से क तक है। भाग 16 बताइए? कुछ वर्गों के संबंध विशेष अनुसूचित जातियों जनजातियों और पिछड़े वर्ग आंगल भारतीयों के संबंध विशेष उपबंध है 330 से लेकर 342। भाग 16 बोलेगा तो कुछ वर्गों के संबंध विशेष उपबंध है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों मतलब SC ST और OBC आंग्ल भारतीय समुदाय के में विशेष उपबंध है भाग 16 में। और 330 से 342 है। भाग 17 बताइए? राजभाषा 343 से 351। भाग 17 बोलेगा तो राजभाषा है 343 से 351 है। भाग 18?
आपदा उपवन 352 360। भाग 18 बोले आपात उपबंध है 352 से 360। भाग 19 पड़किनन 361 367। भाग 19 बोलेगा पटकिन्नन है 361 से 367 है। भाग 20 बताइए। संविधान का संशोधन संविधान संशोधन है 368 है। भाग 21 बताइए। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध 369 से लेकर 392। भाग 21 बोलेगा अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध है 369 392। और भाग 22 बोलेगा तो क्या होगा? संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्रलेखित पाठ और निरासन। भाग 22 बोलेगा संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्रलेखित पाठ निरसन 393 से 395 है। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है। तो कह रहा है ना कि भारतीय संविधान का भाग 11 का अध्याय 1 जो है वो संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है। यहीं तक था एनसीईआरटी का होमवर्क था। अब भाई लूसेंट का पढ़ते हैं। लूसेंट सब्जेक्टिव का होमवर्क है, इसको पढ़ते हैं। जहाँ जहाँ क्वेश्चन पूछेंगे बताइएगा। यहाँ पे हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री इतिहास। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री है, ठीक है। देखिए हिस्ट्री है, कह रहा है कि भारतीय इतिहास है। देखिए ध्यानपूर्वक, कह रहा है भारतीय इतिहास उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला उपमहाद्वीपीय भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष तथा अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। कह रहा है उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला उपमहाद्वीपीय भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश जहाँ यहाँ तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। क्या था? भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देशों को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू मतलब जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। आय करा जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम से फिर पूरे पश्चिम में क्या हो गया फैल गया और पूरे देश में इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी अब इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इसे देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। आगे कह रहा है यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगा। कह रहा है यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे क्या कहने लगा? इंडिया कहने लगा। आगे कह रहा है कि विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाएं बोलने वाले की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले बहुमत है। आगे नोट में दिया हुआ है कि भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार है: प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, पैलियो मेडिटेरियन, कॉकेसवाइड, निग्रोइड और मंगोलवाइड है। आगे कह रहा है कि भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, तीसरा आधुनिक भारत। आगे कह रहा है नोट में कि सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसको जाता है? क्या होगा? जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलेरियस को जाता है, याद रखिएगा। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफस सेलेरियस को है। आगे प्राचीन भारत, यहाँ से स्टार्ट है प्राचीन भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत है। कह रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी का मुख्य 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशियों का विवरण, और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। बताइए कि भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से मिलती है। कौन कौन है बताइए? क्या होगा? हाँ, इसमें जो है ना धर्म ग्रंथ है और ऐतिहासिक ग्रंथ है, विदेशियों का विवरण है और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य है। आगे कह रहा है कि धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाले महत्वपूर्ण जानकारी। कह रहा है कि भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ बोलेगा तो वेद है। तो भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद है, जिसके संकलनकर्ता कौन थे? महर्षि कृष्णदेव पायन वेद व्यास को माना जाता है। तो वह है कि भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता किसको माना जाता है? तो महर्षि कृष्णदेव पायन वेद व्यास को माना जाता है। अब वेद जो है ना वसुधैव कुटुम्बकम का उपदेश देता है।
भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपरिमेय मानती है। वेद 4 है, ऋग वेद है, यजुर्वेद है, साम वेद है, अथर्ववेद है। सबको पता है। इसे 4 वेदों को क्या कहा गया है? संहिता कहा जाता है। ठीक है, आगे आइए। आगे कह रहा है ऋग्वेद। ऋग्वेद में के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद के ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं? तो ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल है। सूक्त बोलेगा कितना है ऋग्वेद में? 1028 सूक्त है। और बाल खिल पाठ के आधार पाठ के में 11 सूक्तों सहित एवं ऋचाएँ बोलेगा कितना है ऋग्वेद में? ऋचाएँ बोलेगा तो 10,462 ऋचाएँ। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को ऋषि को होत्री कहते हैं। बताइएगा कि क्वेश्चन ना, ऋग्वेद पढ़ने वाले को ऋचाओं को क्या ऋषि को क्या कहते हैं? तो होत्री कहते हैं। ऋग्वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। तो क्वेश्चन पूछेगा ना, किस वेद से जो है राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलता है? तो क्या होगा? ऋग्वेद होगा। ठीक है, ऋग्वेद। किस वेद से जो है ना राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है? तो ऋग्वेद। आगे कह रहा है कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता और सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। बताइए कि विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका वर्णन है? तो क्या होगा? सूर्य देवता का है। ठीक है, सूर्य देवता का। अगर 9वें मंडल बोलेगा तो किसमें है? किसका वर्णन है? सोम का है। 9वें बोलेगा तो सोम, लेकिन तीसरे बोलेगा तो सूर्य का है। ठीक है, आगे कह रहा है इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहते हैं। बताया कि ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहते हैं? तो क्या होगा? खील कहते हैं। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहते हैं? तो खील कहते हैं। बताइएगा ऋग्वेद का सबसे बड़ा ऋग्वेद का सबसे बड़ा कौन सा मंडल है? क्या होगा? 10वां मंडल है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? 10वां मंडल है। इसमें नदी स्तुति सूक्त, नदियों की प्रशंसा, पुरुष सूक्त, वैदिक समाजशास्त्र, नासदीय सूक्त, ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमानीय और सूर्य सूक्त, विवाह के श्लोक आदि सम्मिलित है। ये सब किस में सम्मिलित है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में सम्मिलित है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आइए। आगे कह रहा है कि चतुर्थ वर्ण समाज की कल्पना आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। तो कह रहा है कि चतुर्थ वर्ण समाज की संकल्पना आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र है। आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं और जंघाओं आदि चरणों से उत्पन्न हुए हैं। आगे नोट में दिया हुआ कि धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों और विशेष अधिकारों को स्पष्ट विभेद करता है। तो कह रहा है कि धर्म सूत्र जो है 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारियों को स्पष्ट विभेद करता है। आगे कह रहा है कि ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अध्ययन कह रहा है कि ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अध्ययन जिसका वध नहीं किया जाता है। अध्ययन का अर्थ क्या होता है? जिसका वध नहीं किया जाता है। इसका संबंध क्या है? तो गाय से है। पूछेगा ना कि क्वेश्चन कि ऋग्वेद में जो है ना गाय का किस वर्ड से उल्लेख किया गया, किस शब्द से उल्लेख किया गाय को? अध्ययन शब्द से उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में जो है ना ब्रह्मा का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का नहीं है। तो क्वेश्चन पूछेगा ना कि किस वेद में जो है ब्रह्मा का उल्लेख है लेकिन आत्मा का नहीं है? तो किस वेद, कौन सा वेद होगा? ऋग्वेद होगा। ऋग्वेद में जो है ना ब्रह्मा का उल्लेख तो है लेकिन क्या है? तो आत्मा का उल्लेख यहाँ पे नहीं है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि ईसा पूर्व ईस्वी, ये क्या? ईसा पूर्व एवं ईस्वी कह कि वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई के धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले समय को ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती कैसे होती है? उल्टी दिशा में होती है। ऐसे में महात्मा बुद्ध का जन्म जो है ना 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। क्योंकि देख रहे हैं ना, जन्म बोल रहा है ज़्यादा है लेकिन मृत्यु बोल रहा है पीछे घट रहा है। तो 483 ईसा पूर्व में, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई थी। आगे करा कि ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। ईसा मसीह के जन्म स्थिति से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। इसके संक्षेप में ई लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा के शब्द एडी में लिखा जाता है। ई को जो है ना एडी में इंग्लिश में लिख सकते हैं। एडी मतलब यानी
एनो डोमिनी एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आगे कह रहा है कि विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया था। तो कह रहा है कि विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत के स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसमें ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी भी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ है। उन्होंने लिखा कि वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से है। ये सब पूछने वाला नहीं है। आगे है 52वां अवतार के 3 पगों के आख्यान प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद में है। तो बताइएगा कि 52वां अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत किस वेद में है? तो क्या होगा? ऋग्वेद में। क्या है? ऋग्वेद में। 52वां अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत किस में है? तो ऋग्वेद में है। आगे है 52 अवतार। ये क्या है? तो कह रहा है कि 52 अवतार भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप से प्रकट हुए थे। तो कह रहा है कि 52 अवतार भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए। उनके पिता वामन ऋषि एवं माता अदिति थे। तो वामन जो थे ना, भगवान वामन श्री हरि के पिता का नाम क्या था? तो वामन ऋषि था और माता का नाम क्या था? अदिति था। ठीक है, अदिति। ये बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भगवान वामन जो श्री हरि थे ना, ये बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। अब भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाना था। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जानते हैं। बताइएगा कि वामन भगवान को दक्षिण भारत में किस नाम से जानते हैं? तो क्या होगा? उपेंद्र के नाम से जानते हैं। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। आगे आइए कि कह रहा है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए जो है ना 250 मतलब 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। तो बताइएगा कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाएँ हैं और अग्नि के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है? तो क्या होगा? हाँ, तो ऋग्वेद में जो है ना इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए जो है 200 ऋचाएँ की रचना की गई है। आगे कह रहा है नोट में दिया हुआ है कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का स्थान है। तो बताइएगा कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? क्या होगा? सतपथ ब्राह्मण का है। किसका है? सतपथ ब्राह्मण का है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आगे यजुर्वेद। ऋग्वेद खत्म हुआ, आगे यजुर्वेद। कह रहा है कि सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यजुर्वेद किसको बोलेंगे? तो सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन क्या कहलाता है? यजुर्वेद कहलाता है। यजुर्वेद पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? अथर्वयु कहते हैं। क्या कहते हैं? अथर्वयु। जो यजुर्वेद पढ़ता है उसको क्या कहते हैं? अथर्वयु कहते हैं। ऋग्वेद बोलेगा तो होत्री। ऋग्वेद का क्या था? होत्री। यजुर्वेद का बोलेगा तो अथर्वयु। आगे कह रहा है यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा वेद में यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का संकलन मिलता है? तो कौन सा वेद होगा? यजुर्वेद होगा। ठीक है, हाँ। यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का संकलन मिलता है किस वेद में? यजुर्वेद में मिलता है। अब बलिदान विधि का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है, बलिदान विधि का वर्णन बोलेगा तो यजुर्वेद में ही मिलता है। और यजुर्वेद एक ऐसा वेद है ना जो गद एवं पद दोनों वाला वेद। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि गद एवं पद दोनों वाला वेद कौन सा है? यजुर्वेद है। गद एवं पद दोनों में से दोनों में कौन सा वेद है? इसका दोनों में वर्णन करने वाला वेद कौन सा है? तो यजुर्वेद है। आगे आइए, आगे दिया हुआ है सामवेद। कह रहा है कि साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो गान होता है। साम का जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है? तो गान होता है। याद रखिएगा, क्या होता है? गान। इस वेद में मतलब साम वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाला ऋचाओं को मतलब मंत्रों का संकलन है। कह रहा है कि साम वेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाला ऋचाएँ संकलन है। इसके पाठकर्ता को उदात्री कहते हैं। तो साम वेद पढ़ने वाले क्या कहते हैं? उदात्री। ऋग्वेद बोलेगा तो होत्री, यजुर्वेद बोलेगा तो क्या होगा? अथर्वयु, और सामवेद बोलेगा तो उदात्री कहते हैं पढ़ने वाले को। और सामवेद इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें सामवेद में कितना सूक्त है? तो क्या होगा? 1810 सूक्त है जो प्राय ऋग्वेद के लिए लिए गए हैं। ठीक है, आगे है कि इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। देखिए, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो क्या होगा?
सामवेद को। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? तो सामवेद को। नेक्स्ट है, नोट में दिया हुआ है कि यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। कह रहा है यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी, क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा वेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता, तो कौन सा वेद होगा? यजुर्वेद और सामवेद में। यजुर और सामवेद में क्या होता है ना, किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। आगे आइए अर्थवेद। कह रहा है अर्थवेद के बारे में, कह रहा है कि अर्थवा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल कितने मंत्र हैं? तो 731 मंत्र है। और लगभग कितना है? तो 6000 पद है। तो बताइएगा कि अर्थवेद में कितने मंत्र है और कितना पद है, बताइए तो क्या होगा? हाँ, तो अर्थवेद में 731 मंत्र है और 6000 पद है। ठीक है। आइए कर इसके कुछ मंत्र वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। औषधियों का उल्लेख सबसे पहले अर्थवेद में मिलता है। तो बताइएगा कि औषधियों का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में मिलता है? तो क्या होगा औषधियों का उल्लेख? अ से औषधो, अ से अर्थवेद, याद रखिएगा। अ से औषधि, अ से अर्थवेद में मिलता है। नेक्स्ट कह रहा है कि ऐतिहासिक दृष्टि से अर्थवेद का महत्व इस बात में है कि इसमें समान मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। आगे कह रहा है कि पृथ्वी सूक्त अर्थवेद का प्रसिद्ध सूक्त माना जाता है। इसके मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, पश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। ये सभी जो किस में दिया गया है? सभी ना यजुर्वेद में दिया गया है। अर्थवेद में है ना। अर्थवेद में विवरण दिया गया है। आइए कुछ मंत्रों में जादू टोने का वर्णन है। अर्थवेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा जाता है। बताइए कि परीक्षित को कुरुओं का राजा किस वेद में कहा गया है? तो अर्थवेद में कहा गया है। आगे तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। ठीक है। आगे है कि इसमें कह रहा है कि इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति 2 पुत्रियों कहा जाता है। तो अर्थवेद में जो है ना, सभा एवं समिति को प्रजापति को 2 पुत्रियां कहा गया है। अब वेदों की कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। तो कह रहे हैं कि यजुर्वेद को जो है ना, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद के 2 शाखाओं में बांटा गया है। और एक आगे कह रहा है कि मध्यान्ह और काव्य शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजनसेन संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद की जुड़ी शाखाएं काठक, कनिष्ठफल, मैत्रेयी और तैत्तिरीय है। कौथुम, रानीय एवं जैमिनी या तवलनकार सामवेद की शाखाएं हैं। अर्थवेद की शाखाएं बोलेगा तो शौनक और पैम्पलाद है। क्या है? अर्थवेद की शाखाएं शौनक और पैम्पलाद है। आगे कह रहा है कि नोट में क्या अच्छा, हाँ बोलने में हो गया होगा। आगे कह रहा है सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अर्थवेद है। तो भैया सबसे प्राचीन का वेद कौन सा वेद, सबसे बाद का वेद कौन सा है, बताइए? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद क्या है? हाँ, सबसे प्राचीन वेद बोलेगा तो ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद बोलेगा तो अर्थवेद है। यार इसको याद रखिएगा। आगे है कि ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद है। कह रहा है कि संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषद का स्थान है। तो कह रहा है कि संहिता के बाद जो है ना, ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषद का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। आगे कह रहा है कि ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसे सारणी में दिया गया है। आगे कह रहा है कि इस ब्राह्मण, यहाँ पे देखिए बॉक्स में देखिए रहा कि ऋग्वेद का कौन सा ग्रंथ है, बताइए? ऋग्वेद का बोलेगा तो ऐत्रेय और कौशिकी है। हाँ, ऋग्वेद का बोलेगा तो इसके ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशिकी है। यजुर्वेद का बोलेगा तो कौन सा है? यजुर्वेद का बोलेगा तैत्तिरीय और शतपथ है। और सामवेद का बोलेगा तो पंचविश है। और अर्थवेद का बोलेगा तो गोपथ है। तो ऋग्वेद का बोलेगा ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशिकी, यजुर्वेद का बोलेगा तैत्तिरीय और शतपथ, सामवेद का पंचविश, अर्थवेद का गोपथ है। आगे दिया हुआ है कि इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद बिंबिसार के पूर्व घटनाओं को ज्ञान का प्राप्त होता है। आगे ऐत्रेय में राजवंश के नियम,
एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। आगे दिया हुआ कि शतपथ में गंधार, शल्य, कैकय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। शतपथ में गंधार जो है ना, शतपथ में गंधार, शैल, कैकय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है, शतपथ में ही मिलता है। ठीक है। आगे है कि वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद कौन सा किसका स्थान आया है? शतपथ ब्राह्मण का आया है। तो वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आया है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आया है। आगे कह रहा है कि अरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। आगे कह रहा है उपनिषद की संख्या कितनी है? तो 108 है। कितना? 108 है, जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषदों को श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा और ब्राह्मण की व्याख्या की गई है। ठीक है, आगे आइए। आगे कह रहा है कि स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति जो है ना, मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है। इसमें जुआ, शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। आगे कह रहा है कि शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। तो यह किस ग्रंथ में जो है ना, किस थीम ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है? तो क्या होगा? शतपथ ब्राह्मण में। हाँ, शतपथ ब्राह्मण में जो है ना, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। आगे कह रहा है कि जलाभोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया है। कि जलाभोपनिषद में कितने आश्रमों का उल्लेख किया गया है? 4। आगे कह रहा है कि स्मृतियों ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। तो स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक बोलेगा तो किसको माना जाता है? मनुस्मृति को। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है और नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है। आगे कह रहा है कि वेदांग या सूत्र है, सॉरी वेदांग या सूत्र बोल रहा है। कह रहा है वेदों की भली भांति समझने के लिए 6 वेदाओं की रचना हुई है। वह कि वेदों की भली भांति समझने के लिए कितने वेदाओं की रचना हुई? तो क्या होगा? 6 वेदों का रचना हुआ है। ठीक है, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदाओं की रचना हुई है। ये है शिक्षा, इसको ना शुद्ध आचरण शास्त्र है। और दूसरा है कल्प, मतलब कर्मकांडीय विधि। और तीसरा है निरुक्त, शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र। नेक्स्ट है व्याकरण, छंद व ज्योतिष है, ये सभी है। आगे कह रहा है कि देखिए, आगे कह रहा है ना कि वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। स्रोत, गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञीय विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। आगे दिया कि प्रमुख सूत्रकारों में गौतम बोधायन, आपस्तम्भ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। आगे है कि सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। गौतम सूत्र जो है क्या है? तो सूत्रों में गौतम सूत्र क्या है? सबसे प्राचीन माना गया है। आगे है पुराण के बारे में दिया है कि कह रहा है कि भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र कौन थे? उग्र सर्वा को माना जाता है। इनकी पुराण की संख्या कितनी है? पुराण की संख्या बोलेगा तो 18 है, जिसमें से केवल 5 मत्स्य, वायु और विष्णु, ब्राह्मण और भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। तो कह रहा है कि भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता बोलेगा तो पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष एवं उसके पुत्र उग्र सर्वा थे। और पुराण की संख्या बोलेगा तो 18 है। ठीक है, जिसमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु और ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं के वंशावली की पाई जाती है। आगे इसे पुराण है संबंधित वंश दिया। बताइए कि विष्णु पुराण का संबंध किस वंश से है? विष्णु पुराण का बोलेगा तो मौर्य वंश से। किससे? तो मौर्य वंश से है। विष्णु जी मौर्य मानते थे, मौर्य वंश से। मत्स्य पुराण बोलेगा तो अन्य सातवाहन वंश से। और वायु पुराण बोलेगा तो गुप्त वंश से। वायु क्या होता है? गुप्त होता है ना, इसलिए गुप्त वंश से था। आगे करा कि पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है। बताइए पुराणों में सबसे प्रमाणिक एवं प्राचीन पुराण कौन सा है? हाँ, पुराणों में जो है ना, पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन है? तो मत्स्य पुराण है। आगे कह रहा है अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए। स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं दी,
वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। आगे कह रहा है कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है। कह रहा है कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का क्या है, काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ दृष्टि संबंधी विवरण दिया गया है। आगे है कि बौद्ध जैन एवं अन्य साहित्य। कह रहा है कि जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। कह रहा है कि बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी किस में वर्णित है, तो जातक में है। किस में? जातक में। आगे बोल रहा है हीनयान का प्रमुख ग्रंथ बोलेगा तो कौन सा है? कथावस्तु है। हीनयान की प्रथम प्रमुख ग्रंथ बोलेगा तो कौन सा है? कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। आगे कह रहा है कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो आगम कहते हैं। और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास बोलेगा तो किससे ज्ञात होता है? तो कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन साहित्य को ना आगम कहा जाता है, और जैन साहित्य का प्रारंभिक इतिहास बोलेगा तो कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। आगे दिया हुआ है, कह रहा है कि जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। आगे दिया हुआ कि अर्थशास्त्र के लेखक बोलेगा तो कौन है? चाणक्य। इनका अन्य नाम बोलेगा तो कौटिल्य है, विष्णुगुप्त है। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। तो अर्थशास्त्र जो है ना, कितने अधिकरणों और कितने प्रकरणों में विभाजित है, क्या होगा? 15 अधिकरण 180। और इकोनॉमिक्स जो है ना, अर्थशास्त्र जो है ना, इसका 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक क्या है? तो सामशास्त्री अनुवादक थे। आगे कह रहा है कि सांस्कृतिक साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया था। तो सांस्कृतिक साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो कलहन के द्वारा किया गया था। और कलहन द्वारा रचित बोलेगा तो राजतरंगिणी जो है ना, राजाओं की नदी है, इसका लिखा था। राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है? तो कलहन की पुस्तक है। इसमें क्या है? इसका अर्थ राजाओं की नदी है। इस ग्रंथ में जो है ना, राजतरंगिणी में ग्रंथ में 8 सर्ग है, और जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ में 12वीं सदी तक जो है ना, कश्मीर के राजशासकों का वर्णन है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा पुस्तक, कलहन के किस पुस्तक में जो है ना 12वीं सदी के कश्मीर के शासकों का वर्णन मिलता है, तो क्या होगा? राजतरंगिणी में। ठीक है। आगे कह रहा है कि अरबों की सिंध विजय वृत्तांत चचनामा का लेखक कौन है? अली अहमद है, में सुरक्षित है। तो कह रहा है कि अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा के लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। आगे कह रहा है कि अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा के व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक बोलेगा तो कौन है? तो पाणिनि है। इससे मौर्य के सबसे पहले इतिहास और मौर्ययुगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। आगे बोल रहा है कि अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ था। तो यह कि किस पुस्तक में जो है ना पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ था, तो क्या होगा? अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी में जो है ना पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ था। आगे आइए। आगे कह रहा है कि कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाला यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। कह रहा है कि कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्मित शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि किसके पुरोहित थे? तो पुष्मित शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। क्या पता चलता है? तो इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। आगे कह रहा है विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी। विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी क्या है? तो पहला ए में दिया हुआ यूनानी रोमन लेखक। यूनानी है रोमन लेखक। इसके बारे में कह रहा है कि पहला था टेसियस। ये जो था ना यूनानी लेखक था। ठीक है। तो कह रहा है टेसियस के बारे में किया ईरान का राजवैद था। टेसियस क्या था? ईरान का राजवैद था। अब भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने का कारण अविश्वसनीय है। आगे कह रहा है हेरोडोटस। ये भी क्या था? यूनानी लेखक था हेरोडोटस। इसको ना इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। और इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं सदी ईसा पूर्व में भारत, फारस, ईरान के समय वर्णन किया था। तो क्वेश्चन पूछा है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस का संबंध का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो हिस्टोरिका में। ठीक है। और हिस्टोरिका के लेखक कौन है? तो हेरोडोटस है। परंतु इसका विवरण भी जो है ना असुरतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। आगे कर रहा है सिकंदर। तीसरा है सिकंदर। सिकंदर के साथ आने वाला लेखक बोलेगा तो कौन था? निरियाकस और ऑनोसिक्रेटस था तथा ऑस्ट्रियोबुलस के विवरण के अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय है। तो सिकंदर के साथ आने वाला लेखक कौन था? निरियाकस था, ऑनोसिक्रेटस था और ऑस्ट्रियोबुलस था। ये सब क्या है? तो अधिक प्रमाणिक एवं विश्वसनीय है। आगे कह रहा है कि मेगास्थनीज।
यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा था। इंडिका पुस्तक किसका है? तो मेगास्थनीज का है। आगे कह रहा है कि डायमेकस, कह रहा है डायमेकस यह सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था। डायमेकस किसका राजदूत था? तो सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। ठीक है। आगे कह रहा है कि डायनोसियस जो था ये मिस्र नरेश टोलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। डायनोसियस किसका राजदूत था? तो मिस्र नरेश टोलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था, और अशोक के दरबार में जो है ना आया था। कौन आया था? डायनोसियस आया था। आगे है टोलमी, इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। तो भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो टोलमी लिखा था। ठीक है, टोलमी भारत का भूगोल और दूसरी शताब्दी में लिखा गया था। आगे कह रहा है पिलनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। आगे कह रहा है कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, इसमें कह रहा है कि इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी का लेखक के बारे में जानकारी नहीं दिया गया है। यह लेखक करीब 80 ईसा पूर्व में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय में भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी थी। आगे कह रहा है चीनी लेखक, ये सब क्या है? चीनी लेखक नीचे दिया हुआ है। तो कह रहा है फाहियान क्या था? एक चीनी लेखक था। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। तो फाहियान बड़े किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था फाहियान। और इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया, और इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। ठीक है। आगे कह रहा है कि संयोगन, यह 518 में भारत आया था, और इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की थी। तो कह रहा है कि संयोगन यह 518 ईस्वी में भारत आया, और इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। आगे कह रहा है ह्वेनसोंग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह से हर्षवर्धन, ह से ह्वेनसोंग। ह्वेनसोंग 629 में ह्वेनसोंग 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया, और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य की कपीसा पहुंचा। अब भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईसा में चीन लौट गया। तो आया था 629 में, लेकिन लौटा 645 में। 15 वर्षों तक रहा था भारत में। वह बिहार में नालंदा स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण जो है ना वृत्तांत संयुगी के नाम से प्रसिद्ध है, पुस्तक में है। और इसका संयुगी पुस्तक के लेखक कौन था? तो ह्वेनसोंग था। ठीक है। आगे जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में वर्णन किया गया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। ह्वेनसोंग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। तो ह्वेनसोंग जो था ना कि बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। आगे करा ह्वेनसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? चार्ल्स शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है इत्सिंग, ये भी चीनी यात्री था। करा यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था इत्सिंग। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय में भारत का वर्णन किया था। आगे आइए। आगे कह रहा है कि अरबी लेखक, इस सब है क्या? अरबी लेखक है। तो कह रहा है कि अल-बरूनी क्या था? अरबी लेखक था। यह मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी ख्वाजिम या खीव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई कृति, उसकी कृति किताबुल हिंद अल-बरूनी का पुस्तक था। तहकीक हिंद ये अल-बरूनी की पुस्तक था। भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र और विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक आदि सुंदर प्रकाश डाला गया है। आगे कह रहा इब्न बतूता के बारे में। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत रेहला कहा जाता है। कह रहा इब्न बतूता कि इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। आगे कह रहा है कि 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। तो कह रहा है कि 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी और
न्यायाधीश नियुक्त किया। आगे कह रहा है अन्य लेखक, इसमें क्या है, तारानाथ कह रहा है यह तिब्बती लेखक था। तारानाथ क्या था, एक तिब्बती लेखक था। इसने कन्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना किया था। किसने किया था, तारानाथ ने किया था। और इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। आगे कह रहा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, सर अलेक्जेंडर कलिंघम को कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है, तो सर अलेक्जेंडर कलिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर, री एच लोंगहर्स्ट, रॉबर्ट असेवेल, जेम्स वर्गेस, वाल्टर इलियट ने सभी भारत के पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से संबंधित है। इन लोगों ने भट्टी, प्रोलू, घंटासला, अमरावती आदि स्थलों की खुदाई की थी। आगे कह रहा है कि 14 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगज कोई, इसको ना एशिया माइनर कहते हैं। 1400 ईसा पूर्व अभिलेख बोगज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और ना से अश्विनी कुमार के नाम से मिलते हैं। आगे कह रहा है कि मध्य भारत में भागवत धर्म, वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का प्रमाण एवं राजदूत हेलियोडोरस के बेसन नगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। तो कह रहा है कि मध्य भारत में भागवत धर्म वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का एवं प्रमाण एवं राजदूत के बेसन नगर विदिशा गरुड़ स्तंभ से लेख में मिलता है। आगे कह रहा है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। बताइए कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है, तो हाथी गुफा अभिलेख में है। आगे कह रहा है कि सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगौरा अभिलेख है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख बोलेगा सोहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खदान सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। आगे कह रहा है कि सर्वप्रथम भारत पर होने वाला हुन आक्रमण की जानकारी किस स्तंभ में प्राप्त होती है, तो क्या होगा, भिस्त्री स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सर्वप्रथम जो है ना भारत पर होने वाले हुन आक्रमणकारी की जानकारी भित्री स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। आगे कह रहा है कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य बोलेगा तो एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। तो कह रहा है कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। नेक्स्ट कह रहा है कि सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। आगे कह रहा है कि रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। तो रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किससे प्राप्त होती है, रेशम बुनकर बोलेगा तो मंदसौर अभिलेख होगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि कश्मीरी नवपाषाणिक पुरस्थल बुर्ज होम से गता वर्ष गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उनके पालतू कुत्ते को भी दफनाने का प्रचलित है। तो बुर्ज होम से जो है ना कुत्ते का दफनाने का प्रचलित था बुर्ज होम से, और उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। ये बुर्ज होम में ये सब विवरण दिया गया है। और प्राचीनतम सिक्के को आहा सिक्का कहा जाता है। प्राचीनतम सिक्के को क्या कहते हैं, आहा सिक्का। इसी को जो है ना साहित्य में कासा पर्ण कहा जाता है। इसी को साहित्य में क्या कहा जाता है, कासा पर्ण। आगे आइए, आगे है महत्वपूर्ण जो है ना, आगे कह रहा है कि सर्वप्रथम सिक्कों का लेख लिखने वाला कार्य एवं शासकों ने किया था। किसने किया था, एवं शासकों ने किया था। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य जो है ना एवं शासकों ने किया था। कौन किया था, एवं शासकों ने किया था। याद रखिए, एवं शासकों ने किया था। आगे महत्वपूर्ण अभिलेख है, इसमें अभिलेख दिया हुआ है, शासक दिया हुआ है। बताइए कि हाथी गुफा अभिलेख जो तिथि रहित अभिलेख है, इसका शासक कौन था। हाथी गुफा अभिलेख से बोलेगा तो कलिंग राजा खारवेल। हाथी गुफा अभिलेख बोलेगा, तिथि रहित अभिलेख बोलेगा, कलिंग राजा खारवेल था। और जूनागढ़ गिरनार अभिलेख बोलेगा तो क्या होगा, रुद्रदामन होगा। क्या होगा, रुद्रदामन। और नासिक अभिलेख से कौन सा मंदिर था, कौन सा शासक नासिक अभिलेख बोलेगा तो गौतमी बलश्री। और प्रयाग स्तंभ लेख बोलेगा तो समुद्रगुप्त। क्या होगा, समुद्रगुप्त। एहोला अभिलेख से कौन सा संबंधित है, एहोला अभिलेख से बोलेगा तो पुलकेशिन द्वितीय। और मंदसौर अभिलेख बोलेगा तो मालवा नरेश यशोवर्मन। और ग्वालियर अभिलेख बोलेगा तो प्रतिहार नरेश भोज। और भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख बोलेगा तो स्कंदगुप्त। और देवपाड़ा अभिलेख बोलेगा तो बंगाल शासक विजय सेन। तो हाथी गुफा अभिलेख बोलेगा तो कलिंग राज खारवेल। जूनागढ़ रुद्रराम दामन। नासिक बोलेगा तो गौतमी बल्लभश्री। प्रयाग बोलेगा तो समुद्रगुप्त। एहोल बोलेगा पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख बोलेगा तो मालवा, मन से मंदसौर, म से मालवा नरेश यशोवर्मन।
और ग्वालियर का बोलेगा तो प्रतिहार नरेश भोज, और भितरी एवं जूनागढ़ अभिलेख बोलेगा तो स्कंदगुप्त, और देवपाड़ा अभिलेख बोलेगा तो बंगाल शासक विजय सेन। आयकर अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? इपिग्राफी। समुद्रगुप्त की आगे कह रहा है कि समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसकी संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। तो कह रहा है कि समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्कों से उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। तो ये भी पूछता है कि बीना बजाते हुए जो है ना कौन शासक सबसे प्रचलित है? तो समुद्रगुप्त है। अब भारत का अगर नेपोलियन बोलेगा तो किसको बोला जाता है? समुद्रगुप्त को ही। आगे कह रहा अरिकमेडु पुडुचेरी के निकट रोमन सिक्के प्राप्त हुए थे। अरिकमेडु पुडुचेरी के निकट रोमन सिक्के प्राप्त हुए थे। आगे नोट में दिया हुआ है कि सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, सुवर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार, मलाया, स्वर्ण द्वीप, कंबोडिया, कंबोज और जावा यमन द्वीप से स्थापित हुए थे। आप लोग जो है ना लूसेंट का सब्जेक्टिव जो होमवर्क है ना, मतलब जो पेज देते हैं इसका ना एक बार सेल्फ में पढ़ के लीजिएगा, अच्छा रहेगा। सेल्फ में पढ़ने से क्या होगा ना, एक बार ध्यान में रहेगा, बाकी यहाँ पे रीड कर देंगे सारा, फिर याद हो जाएगा क्वेश्चन। क्योंकि पता है ना लूसेंट सब्जेक्टिव बहुत हार्ड है, इसको हल्के में नहीं लेना है। आगे कह रहा है उत्तर भारत, इसलिए तो एकदम पढ़ने के लिए डरते हैं बहुत लोग, इसलिए बोल रहे हैं ना एक बार पढ़ लीजिएगा सभी लोग। आगे कह रहा है उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला द्रविड़ शैली कहलाती है। क्योंकि पहले तो होमवर्क मिल ही जाता है, पहले तो पढ़ ही सकते हैं। उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों का बोलेगा तो द्रविड़ शैली कहलाती है। ठीक है, उत्तर भारत बोलेगा तो नागर शैली है, दक्षिण भारत का बोलेगा तो द्रविड़ शैली कहलाता है। आगे कह रहा है कि दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर एवं द्रविड़ शैलियों का प्रभाव पड़ा, अंत में यह बेसा शैली कहलाती है। आगे कह रहा है कि पंचायतन शब्द रचना शैली, पंचायतन जो है ना शब्द मंदिर रचना शैली संबंधित है, यह एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है। कह रहा कि पंचायतन जो है ना, पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण कौन कौन है? कंदरिया महादेव बोलेगा तो खजुराहो में, जो किसका उदाहरण है, तो पंचायतन शैली में बना हुआ है। आप ब्रह्मेश्वर मंदिर बोलेगा तो भुवनेश्वर में, ये भी पंचायतन शैली में बना हुआ है। लक्ष्मण मंदिर बोलेगा तो कहाँ है? एक खजुराहो में है, ये भी जो है ना पंचायतन शैली का उदाहरण है। और लिंगराज मंदिर बोलेगा तो भुवनेश्वर में है, ये भी पंचायतन शैली का है। और दशमावतार मंदिर बोलेगा तो देवगढ़ यूपी में है। और गुणेश्वर मंदिर बोलेगा तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, खत्म हो गया आज का हम लूसेंट ऑब्जेक्टिव। भारतीय इतिहास समान परिचय बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 बताइएगा कि इतिहास का अध्ययन इतिहास के तहत अध्ययन क्या आता है? किसका बताइए? अतीत का। हाँ, इतिहास के तहत अध्ययन क्या आता है? किसका? तो अतीत का। क्या होगा? अतीत का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? बताइए। हेरोडोटस। जोर से बोलिए, हेरोडोटस। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? हेरोडोटस था। क्वेश्चन नंबर 3 है कह रहा निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? क्या होगा? थ्यूसिडाइसिस। क्या होगा? थ्यूसिडाइसिस। कह रहा निम्नलिखित में से किसने स्पष्टता कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? थ्यूसिडाइसिस। रहे कि द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है? बताइए। हेरोडोटस है। क्या? हेरोडोटस। कह रहा है द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है? हेरोडोटस है। नेक्स्ट है इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो क्या होगा? हेरोडोटस है। क्या? हेरोडोटस है। कह रहा है कि इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? हेरोडोटस से है। नेक्स्ट है इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? बताइए। हीगेल का है। किसका? हीगेल का है। नेक्स्ट है हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? हीगेल का। हीगेल का है। हीगेल का है। कह रहा है कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता है, यह कथन किसका? हीगेल का है। आगे है किसका कथन है कि समस्त इतिहास के वर्ग संघर्ष का इतिहास है? कार्ल मार्क्स। क्या है? कार्ल मार्क्स। किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? तो कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? क्या होगा? बताइए।
हाँ, तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। इतिहास अतीत की घटनाओं का सॉरी बी है ना, बी। इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहासकार के इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। क्वेश्चन नंबर 10 पे ये कर रहा है क्वेश्चन नंबर 10 की निम्नलिखित में से किसने द्वैधात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? बताइए क्या होगा? मार्क्स। क्या है? मार्क्स है। क्या है? मार्क्स। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने द्वैधात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो मार्क्स है। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्न में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया? क्या होगा? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद होगा। कह रहा है कि कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। नेक्स्ट, इतिहास की विगत की राजनीति यह कथन किसका है? सीले का है। इतिहास की विगत की राजनीति यह कथन किसका है? तो सीले का है। आगे आइए, देखिए इसमें सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। इसमें लेखक दिया हुआ है और इतिहास की परिभाषा कौन सा लेखक दिया था। तो भैया कि ओकसाट ने कौन सा परिभाषा दिया था? ओकसाट जो है ना, ये सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ। हाँ, ओकसाट दिया था। कौन सा परिभाषा ये दिया था? यह सच है कि मतलब जो है ना, इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। यह दिया था, ओकसाट दिया था। और ट्रेवलियन ने क्या दिया था परिभाषा? ट्रेवलियन दिया था कि इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। हाँ, ट्रेवलियन ने क्या दिया? इतिहास का महत्व क्या है? तो वैज्ञानिक नहीं है। ठीक है। और बताइए कि नेक्स्ट कॉलिंगवुड ने क्या दिया था? कॉलिंगवुड दिया था संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास। हाँ, कॉलिंगवुड दिया था संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। और ब्यूरी क्या दिया था? ब्यूरी बोले तो इतिहास होता एकमात्र विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 नंबर 3 4 1 2 3 4 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? बताइए क्या होगा? ये होगा बेनेडिक्टो क्रोचे। कह रहा है कि किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? तो बेनेडिक्टो क्रोचे। नेक्स्ट है, इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतर्निहित वार्ता है। यह किसने कहा था? क्या है? E.H. कार ने कहा था। हाँ, तो कह रहा है कि इतिहास वर्तमान में अतीत एवं बीच के अंतर्निहित वार्ता है। किसने कहा था? E.H. कार। नेक्स्ट है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्त कार है? बताइए। बिफोर क्राइस्ट का है। नेक्स्ट है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला AD का पूर्ण रूप क्या है? अभी पढ़े हैं, एनो डोमिनी। नेक्स्ट है, वर्ष 50 ईसा पूर्व में क्या आता है? 50 ईसा पूर्व बोलेगा तो 50 ईसा पूर्व वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। ऑप्शन नंबर बी ना, वर्ष 50 ईसा पूर्व में वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। वर्ष 50 ईसा पूर्व में वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। नेक्स्ट है, वर्ष 1015 ईसा में किस शताब्दी में आता है? वर्ष 1015 बोलेगा किस शताब्दी में आता है? बताइए। ये आता है 11वीं शताब्दी ईस्वी में आता है। नेक्स्ट बताइए, इसमें मिलान करना है। सब संवत दिया हुआ है और किस समय में करना है? बताइए कि विक्रम संवत का स्टार्टिंग कब हुआ था? विक्रम संवत कब होगा? 58 ईसा पूर्व में ना। विक्रम संवत बोलेगा तो कब स्टार्टिंग हुआ था? 58 ईसा पूर्व में होता विक्रम संवत। अब बताइएगा कि नेक्स्ट शक संवत कब हुआ था? शक संवत बोलेगा तो 78 ईस्वी में ना। हाँ, शक संवत 78 ईस्वी में हुआ था। हाँ, और गुप्त संवत बोलेगा तो गुप्त संवत 320। हाँ, गुप्त संवत बोलेगा 320 ना, 320 ईस्वी में। और नेक्स्ट कली संवत बोलेगा तो कली संवत 102 ईस्वी। हाँ, सही है। तो विक्रम संवत आएगा तो 58 ईसा पूर्व, शक संवत आएगा तो
78 ईस्वी, और गुप्त संवत आएगा तो 320, और कलित संवत आएगा तो 3102 ईसा पूर्व। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था कब, बताइए। 21 नंबर क्वेश्चन है। 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में। हाँ, कनिष्क शासनकाल में। क्या हुआ? कनिष्क शासनकाल में। शक संवत प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था? कनिष्क शासनकाल में। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? क्या होगा? शक संवत पे है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? शक संवत पे। नेक्स्ट है गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हाँ, तो गुप्त संवत का प्रारंभ करने का श्रेय किसे किया जाता है? तो स्कंदगुप्त को ना, चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त प्रथम को। गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत को प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राजारोहण के स्मारक के रूप में। कह रहा है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राजारोहण के स्मारक के रूप में। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनिए। इसमें सही क्या है बताइए? कौन सही है? तो 3 1 2 3 सही है ना? 1 2 3। हाँ, विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था, बिल्कुल सही है। शक संवत 78 ईस्वी में आरंभ हुआ था, बिल्कुल सही है। और गुप्त संवत 319 ईस्वी में आरंभ हुआ था, बिल्कुल सही है। लेकिन भारत में मुसलमान शासन का जो है 1192 ईस्वी में शुरुआत एक गलत है। इसमें A B C सही है। नेक्स्ट है हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो क्या होगा? हाँ, तो कह रहा है कि हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो अपने राजारोहण के उपलक्ष्य में किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरी द्वारा प्रयुक्त किए जाने कारण कलचुरी संवत कहलाता है? तो क्या होगा? क्या होगा? त्रैकूट संवत ना, त्रैकूटक संवत। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवत है जो कलचुरी द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? तो त्रैकूटक संवत। नेक्स्ट है चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? विक्रमादित्य 6 ने किया था। विक्रमादित्य 6 ने किया था। कह रहा है कि चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? विक्रमादित्य 6 ने किया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? बताइए किसे? हाँ, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो क्या होगा? लक्ष्मण सेन को, लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? बताइए कौन सा वर्ष होगा? 2000 सॉरी, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत वर्ष होगा? तो 1931 है। 1931। आगे कह रहा है कि विक्रम संवत 70 ईस्वी में संवत में रूपांतरित करने का मान क्या होगा? मान होगा बताइए। 2013 ईस्वी। हाँ, 2013 ईस्वी की ईसा पूर्व है। 2013 ईस्वी में होगा ना? हाँ, कह रहा है कि विक्रम संवत 70 को ईस्वी संवत में रूपांतरित करने का मान क्या होगा? 2013 ईस्वी होगा। आगे आइए। आगे कह रहा है कि विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर होता है? बताइए। 135 वर्ष का अंतर होता है। हाँ, कह रहा है कि विक्रम संवत एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर होता है? 135 वर्षों का अंतर होता है। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष क्या होगा? क्या होगा? 600 होगा। कह रहा है कि पुलकेशिन प्रथम बादामी शिलालेख शक संवत 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 600। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विश्वविद्यालय विक्रम संवत। कह रहा है कि राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है, तो शक संवत क्या होगा? कितना होगा?
1928 हाँ 1928 शाक्य। नेक्स्ट है पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति में किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। क्या होगा? भौतिक अवशेष के भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप। नेक्स्ट है कार्बन 14 तिथि निर्धारण। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया था? बिलार्ड लिब्बी ने किया था। कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया था? बिलार्ड लिब्बी ने किया था। कास्ट अस्थि संघ के पुरातत्वीय नमूने का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? क्या होगा? कार्बन 14। कह रहा है कि कास्ट अस्थि और संघ के पुरातत्वीय नमूने का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया गया? तो कार्बन 14। नेक्स्ट है कार्बन डेटिंग निम्न में से आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। बताइए क्या? जीवाश्म। क्या है? जीवाश्म। कह रहा है कि कार्बन डेटिंग निम्न में से आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है जीवाश्म। बताइएगा नेक्स्ट है कि प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब क्या होगा? मानव ने लिखना सीखा था। ऑप्शन नंबर सी ना राइट आंसर है। जब मानव ने लिखना सीखा। कह रहा है कि प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीखा था। नेक्स्ट है भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? बताइए। हाँ, कह रहा है कि भारत के संदर्भ में प्रागैतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? तो कितना होगा? 600 ईसा पूर्व से। 600 ईसा पूर्व से। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता को आगे ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि यह प्रमाण मिलता है कहाँ किसमें? कह रहा है सिंधु सभ्यता में आगे ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या मिलता है? प्रमाण मिलता है लेखन का ना। लेखन का मिलता है। लेखन का मिलता है। नेक्स्ट है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से एक के तदनुरूप है। क्या है? बताइए। 22 मार्च अथवा 21 मार्च को। हाँ। नेक्स्ट है किसने इतिहास को प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया था? सेलेरियस ने। क्या है? सेलेरियस ने। कह रहा है किसने इतिहास को प्राचीन मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का जो है रिवाज चलाया था? सेलेरियस ने। नेक्स्ट बताइएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी? क्या होगा? और इसमें 45 का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 45 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अल-बरूनी। क्या है? अल-बरूनी। निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी? तो अल-बरूनी है। अब आइए नेक्स्ट पे। दूसरा चैप्टर है ऐतिहासिक स्रोत है। बताइएगा कि बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक स्रोत का क्या है? ऐतिहासिक स्रोत कहलाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए इसमें कौन सा कथन सही है? साहित्यिक स्रोत को तुलना में अधिक प्रमाणित होता है। हाँ, तो कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? तो साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातत्विक स्रोत अधिक प्रमाणित होता है। बिल्कुल सही है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? क्या है? तो ऋग्वेद में। कह रहा है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सुरती ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? बताइए कौन सा ग्रंथ है? पुराण। लेकिन जो है ना संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद माना जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सुरती ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? तो संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद माना जाता है लेकिन पुराण नहीं माना जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है कि उस ग्रंथ में वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है? क्या होगा? महाभारत। क्या है? महाभारत होगा। क्या है? महाभारत। नेक्स्ट है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किसका? बौद्धों का है। किसका है? बौद्धों का है। नेक्स्ट है जातक किसका ग्रंथ है? जातक बोलेगा तो जातक है बौद्धों का है। किसका है? बौद्धों का है। नेक्स्ट है मिलित पन्हों
मतलब मिलित के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? क्या होगा? नागसेन। क्या है? नागसेन। कह रहा है कि मिलित पन्हो मिलित के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो नागसेन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? क्या होगा? कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। नेक्स्ट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र को किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियां पर। क्या है? राजनीतिक नीतियां पर। हाँ, राजनीतिक नीतियां पे। कह रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियां पे। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी है। क्या है? राजतरंगिणी। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया है? अभी पढ़े हैं, पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। महाभारत का रचनाकार कौन है? महाभारत के बोलेगा तो पतंजलि है। पतंजलि। नेक्स्ट है कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम के नाटक का नायक था कौन? अग्निमित्र। क्या है? तो अग्निमित्र। कह रहा है कि कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन है? अग्निमित्र है। नेक्स्ट है हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखा गया है? बाणभट्ट के द्वारा। नेक्स्ट है विक्रमांक चरित्र के रचनाकार का नाम क्या है? बिलहन है। क्या है? बिलहन। विक्रम चरित्र के रचनाकार कौन है? बिलहन है। चंद्रवर दाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? पृथ्वी राजरासु का लेखक कौन है? तो चंद्रवर दाई है। पृथ्वी राजरासु का लेखक चंद्रवर दाई। नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 18 पे। बताइए निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? बताइए कौन नहीं था? अभी पढ़े हैं। हेरोडोटस नहीं था, लेकिन इरियाकस था, एंटिसिक्रेटस था, एस्ट्रियोबुलस था। ये सब लिखा था, हेरोडोटस नहीं था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री को भारत का दौरा सबसे पहले किया था? बताइए किसने किया था? हाँ, मेगास्थनीज था। क्या क्या? मेगास्थनीज। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज था। नेक्स्ट है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। ज्योग्राफिका की रचना किसने किया? स्ट्रैबो। ज्योग्राफिका की रचना किसने किया? तो स्ट्रैबो। प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है? प्लिनी के पुस्तक का नाम क्या है? तो नेचुरल हिस्टोरी का है। नेचुरल हिस्ट्री आप बोलेगा तो प्लिनी का पुस्तक है, नेचुरल हिस्ट्री। नेक्स्ट है पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी की रचना किसने किया था? बताइए क्या है? तो अज्ञात यूनानी लेखक है, जिसका लेखक नहीं का वर्णन नहीं किया गया है। फायान कहाँ का निवासी था? बताइए फायान कहाँ का निवासी था? तो चीन का निवासी था। कहाँ का था? चीन का निवासी था। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था फायान। नेक्स्ट हर्षवर्धन के समय में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? हुएनसोंग आया था। कौन आया था? हुएनसोंग आया था। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया था? क्या होगा? पाल। क्या है? पाल। नेक्स्ट है अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी। क्या है? महमूद गजनवी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? बताइए मोरक्को से आया था। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? बताइए मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। नेक्स्ट है करा कि फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? बताइए देवराय द्वितीय। कह रहा है कि फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख ने राजदूत अब्दुल रज्जाक 1343 से 44 ईस्वी में किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? देवराय द्वितीय। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? बताइए क्या हुआ? 1861 ईस्वी में हुआ था। कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1861 में। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था?
दयाराम साहनी। दयाराम साहनी थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुआ था? 1921 में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में हुआ था। आगे आइए, बताइएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं कौन? बताइए। दयाराम साहनी या राखल दास हैं, बनर्जी इनको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की प्राथमिक खुदाई के प्रभारी थे? क्या होगा? सर जॉन मार्शल। कह रहा है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की प्राथमिक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? बताइए। सिक्कों के धातुओं का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। नेक्स्ट है, एशिया माइनर स्थित बोगज कोई का महत्व इसलिए है क्या? किसके लिए? कह रहा है कि एशिया माइनर स्थित बोगज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र और वरुण, मित्र और नास्ते का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों का पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिस्टम पढ़ा था, 1837 से पढ़ा था। नेक्स्ट है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? क्या होगा? प्राकृतिक और ब्राही ना। अशोक के अधिकांश अभिलेख बोलेगा भाषा बोलेगा प्राकृत और लिपि बोलेगा तो ब्राही लिपि था। नेक्स्ट है, कहाँ से अशोक के द्विभाषीय ग्रीक एवं अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? क्या होगा? सरेकुन्हा कंधार से। कह रहा है कि कहाँ से अशोक के द्विभाषीय ग्रीक एवं अरमाई अभिलेख प्राप्त हुए? तो सरेकुन्हा से। नेक्स्ट है, अशोक के मानसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों को किस लिपि में प्रयोग किया गया है? क्या होगा? खरोष्टी में किया है। किसमें? खरोष्टी में किया गया है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती? दाईं से बाईं बोलेगा तो क्या होगा? खरोष्टी। दाईं से बाईं खरोष्टी। और बाईं बराही बोलेगा तो बाईं से दाईं होगा। ठीक है, ब से बराही, ब से बाईं से दाईं। नेक्स्ट है, हेलियोडोरस का बेसन नगर अभिलेख संबंधित है किससे? क्या है? हाँ, केवल वासुदेव से। कह रहा है कि हेलियोडोरस का बेसन नगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? बताइए। क्या है? हाथी गुफा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो हाथी गुफा अभिलेख। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा के द्वारा जारी किया गया? शक छत्रप रुद्रदामन द्वारा। कह रहा है कि सर्वप्रथम भारत में विश्वयुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो शक छत्रप रुद्रदामन द्वारा। नेक्स्ट है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? क्या है? तो रुद्रदामन के ना, रुद्रदामन के। कह रहा है कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो रुद्रदामन के। नेक्स्ट 49 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया? बताइए। किस अभिलेख में? किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया? क्या होगा? महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया? तो महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। आगे आइए। 50 नंबर कह रहा है कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख से में उपलब्ध है? बताइए। क्या होगा? क्या है? प्रयाग के। कह रहा है कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख से उपलब्ध है? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेख हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का। क्या था? समुद्रगुप्त का था, समुद्रगुप्त का। नेक्स्ट है, मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? चतुर्थ सदी में हुआ था। क्या? चतुर्थ सदी में हुआ था। नेक्स्ट है, दिल्ली के मेहरौली के कुवत उस इस्लाम मस्जिद का प्रांगण में स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? क्या है? चंद्र। क्या है? चंद्र। नेक्स्ट है, सती प्रथा का पहला प्राथमिक उल्लेख कहाँ मिलता है? हाँ, कह रहा है सती प्रथा का पहला प्राथमिक
हाँ चंद्रगुप्त होगा, चंद्रगुप्त। सती प्रथा का पहला प्राथमिक उल्लेख कहाँ मिलता है बताइए, किस लेख में मिलता है? एरन अभिलेख में मिलता है, भानुगुप्त का। नेक्स्ट है एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त से। क्या है? भानुगुप्त से। नेक्स्ट है एहोल प्रशस्ति के रचयिता रविकृति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था बताइए? पुलकेशिन द्वितीय का ना, पुलकेशिन द्वितीय का। नेक्स्ट है हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? क्या है? एहोल अभिलेख से। नेक्स्ट है कवि कालिदास के नाम से उल्लेख किस लेख में हुआ है? एहोल के उत्कीर्ण लेख में। कह रहा है कि कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ? एहोल के उत्कीर्ण लेख में। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? राजा राम प्रथम ने किया था। नेक्स्ट है कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? क्या है? उत्तर मेरूर। क्या है? उत्तर मेरूर। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा कार्यकारिणी प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? उत्तर मेरूर। नेक्स्ट है भारत में सिक्कों का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था? हाँ, कह रहा है कि भारत में सिक्कों का प्रचलन कब से प्रारंभ हुआ? तो 600 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है भारत का प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है, बताइए कौन सा मुद्रा? आहत सिक्का। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? इंडो बैक्ट्रियन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सोने का सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किया? क्या है? कुषाण ने। सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? सीसा के बने थे। किसके? सीसा के बने थे। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई थी? कुषाण शासकों ने। कौन चलाया था? कुषाण शासकों ने। आगे आइए। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? गुप्त काल में जारी किया गया था। निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिलते हैं बताइए? किस स्थल से रोमन के सिक्के मिलते हैं? अरिकमेडु से मिलते हैं। भीम बेद का किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र से। प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? क्या है? स्वर्णद्वीप। क्या है? स्वर्णद्वीप। नेक्स्ट है अंकुर वाट कहाँ स्थित है? स्वर्णद्वीप। सॉरी। करेक्ट। प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? क्या होगा? स्वर्ण भूमि ना? स्वर्ण भूमि होगा। क्या है? स्वर्ण भूमि। प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? स्वर्ण भूमि। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। अंकोर वाट बोले कंबोडिया में। नेक्स्ट है प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? लैटिन भाषा में। क्या है? लैटिन भाषा में। चचनामा सिंध का इतिहास और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? अरबी में भाषा में लिखा है। चचनामा सिंध का इतिहास और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया? अरबी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं का कंठस्थ करना निम्नलिखित में किसका व्यवसाय था? मगध का। किसका था? मगध का था। कह रहा कि चीनी यात्री संयोगन भारत की यात्रा की थी कब? 518 से 522 ईस्वी में। नेक्स्ट है महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख। रवातक अभिलेख संबंधित है किससे? रवातक बोलेगा तो कनिष्क से। क्या है? कनिष्क से। नेक्स्ट है भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हेरोडोटस ने। किसने ब्राही एवं खरोष्टी लिपि का उद्भावित किया था? जेम्स प्रिंसेप्ट। ऑप्शन नंबर डी ना, जेम्स प्रिंसेप्ट। कह रहा है कि किसने ब्राही एवं खरोष्टी लिपियों का उद्भावित किया था? जेम्स प्रिंसेप्ट। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन
कह रहा है निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिनी से बाहिनी ओर लिखी जाती थी? दाएं से बाएं क्या होगा? खरोष्टी। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी। बताइएगा। अब साइंस, स्पीडी साइंस है, बताइएगा स्पीडी साइंस का है। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है एनिलिडा ग्रुप मुक्ता कौन कौन जंतु आते हैं? बताइए क्या होगा? केचुआ और जोक आते, जोक और केचुआ। एनिलिडा ग्रुप में मुक्ता कौन कौन जंतु आते हैं? जोक और केचुआ। ऑर्थोपोडा ग्रुप मुक्ता कौन कौन जंतु आते हैं? बताइए क्या होगा? तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुक्ता कौन कौन जंतु आते हैं? तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। नेक्स्ट है मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुक्ता कौन कौन जंतु या कीट आते हैं? तो घोंघा और सीपी। नेक्स्ट है इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुक्ता कौन कौन से जंतु आते हैं? बताइए इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत। तारा मछली और बीटल स्टार। कह रहा है कि इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुक्ता कौन कौन से जंतु आते हैं? तारा मछली और बीटल स्टार। नेक्स्ट है मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? बताइए। मुख से होता है। कहाँ से होता है? मुख से होता है। बताइएगा। नेक्स्ट शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? बताइए। अशुद्ध रक्त होता है। क्या होता है? अशुद्ध रक्त। नेक्स्ट है धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? धमनी द्वारा बोलेगा तो शुद्ध रक्त होता है। शिराएं द्वारा बोला अशुद्ध रक्त, धमनी द्वारा शुद्ध रक्त होता है। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? भैंस गया पानी में, बी और सी। ठीक है। सोडियम का कार्य क्या है? बताइए सोडियम का कार्य। सोडियम का कार्य क्या है? तो यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। आइए नेक्स्ट पे बताइएगा। नेक्स्ट पोटेशियम का कार्य क्या है? बताइए पोटेशियम का कार्य। पोटेशियम का कार्य क्या है? तो यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। नेक्स्ट है ग्लूकोज के बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? बताइए। लैक्टिक अम्ल। क्या होगा? लैक्टिक अम्ल। ठीक है। नेक्स्ट है ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो क्या होगा? इथाइल अल्कोहल। क्या है? इथाइल अल्कोहल। कह रहा है कि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। ठीक है। ऑक्सीजन की उत्पत्ति में ग्लूकोज की प्रक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। नेक्स्ट बताइएगा कि एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? क्या होगा? नेफ्रीडिया। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जन अंग द्वारा होता है? नेफ्रीडिया। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। नेक्स्ट है बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार की किस ग्रंथि में होती है? अग्नाशय में होता है। बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होता है? तो क्या होगा? अग्नाशय में होता है। किसमें? अग्नाशय में। याद रखिए अग्नाशय में होता है। नेक्स्ट है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जानते हैं? क्या होगा? मास्टर ग्रंथि। क्या है? मास्टर ग्रंथि। बताइएगा। नेक्स्ट स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल को क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल कहते हैं। नेक्स्ट है पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? कंपोस्ट है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसायी चट्टानों में पाया जाता है। नेक्स्ट है गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? हीलियम है। क्या है? हीलियम। नेक्स्ट है डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी के रूप में। नेक्स्ट है एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? क्या होगा? यकृत। एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत होता है। नेक्स्ट है सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट है आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? सूती वस्त्र से। लोहे का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जियां। लोहा का। गैसोलीन को सिक्के के साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है। क्या? इथाइल अल्कोहल।
तत्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? ग्लूकोज। नेक्स्ट है, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक अच्छा आवरण बनाती है। नेक्स्ट है, अंतर ज्वर के लिए समानता उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सा है? क्लोरोमाइसिटीन है। नेक्स्ट है, गैस की लौ की सबसे अधिक गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? द्युतिहीन क्षेत्र। कह रहा है गैस की लौ की सबसे अधिक गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं, ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट है, सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। 24 कैरेट का होता है। सिनेबार किसका अयस्क है? पारा का है। पारा का। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का। कशेरुकी दंड में कितनी हड्डियां होती है? 33। ये होती है 33। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। एथनिक फुट नामक रोग किससे होती है? कवक द्वारा। कवक द्वारा। दम्मा नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा। फैलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? क्रीम मतलब वर्म द्वारा। जब एक वस्तु की वेग दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? चौगुना बढ़ जाएगी। सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से? वह है कौन सा नाम? सूत्रकणिका को माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, बट वृक्ष पादप के किस वर्ग में आता है? आवृतबीजी में। नेक्स्ट है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक से। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचार्य समझा जाता है, तो वो दो जीव कौन कौन से हैं? शैवाल और कवक है। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। लौंग किससे प्राप्त होती है? पुष्पकली से। अनशन या उपवास की सबसे लंबी अवधि के दौरान शरीर में अक्रासवर्गीय प्रवृत्ति से कराई की पाछा शर्करा ग्लूकोज या मधुरजन ग्लाइकोजन बनने की विधि को क्या नाम है? ग्लूकोवजन है। ऐसे सभी जीवधारियों को में पाया जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? न्यूक्लियक अम्ल। क्या होगा? न्यूक्लियक अम्ल। बताइएगा। नेक्स्ट है कि भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक उड़ीसा में। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान कहाँ है? तो कटक उड़ीसा में है। बताइएगा। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण का कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? मेल्विन केल्विन। किस पदार्थ के संचय में मांसपेशी में थकावट होती है? लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट है, किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? क्या है? लिम्फोसाइट लसिकानु। नेक्स्ट है, मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं की जीवन की अवधि कितनी होती है? 120 दिन का होता है। नेक्स्ट है, सीधा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? फुफ्फुस धमनी। नेक्स्ट है, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपोहन। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पर आश्रित है, किसमें पाया जाता है? परितारका या आइरिस। नेक्स्ट है, जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? नेत्रश्लेष्मा या इसको कंजक्टिवा बोलते हैं, कंजक्टिवा इंग्लिश में। बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है, निषेचन समानता कहाँ होता है? डिम्बाहिनी नली में, फैलोपियन ट्यूब में। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? द्रव नाइट्रोजन में। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा पादप होता है?
रेफ्लेसिया। असत फल मुख्य रूप से कौन कौन है? नारियल, कटहल और सेब, ये सब क्या असत फल है? बताइएगा। नेक्स्ट है कि किसी वृक्ष की आयु कैसे क्या पता चलती है? बले को गिनकर। जल संवर्धन को क्या कहा? जल संवर्धन क्या है? बिना मिट्टी के पादप उगाना। किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट है किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? पिता के गुणसूत्रों से होता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो 46 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उन्हें किस विटामिन की जो है ना कमी की संभावना रहती है? बताइए क्या होगा? आगे का होमवर्क ना आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी सभी लोग होमवर्क पढ़ा कीजिए। आगे का क्लास जो है ना कुछ काम आ गया इसलिए जो है ना पूरा नहीं कर पाए। बाकी आप लोग का जो है ना डेली आपको लूसेंट ऑब्जेक्टिव और एनसीईआरटी सार संग्रह और ये साइंस का, ये तीनों चारों का होमवर्क ना आपको मिलेगा डिस्कशन के साथ। बाकी आप लोग जो जिसने भी होमवर्क दिया जा रहा है, बाकी जो नहीं हो पाएगा डिस्कशन में, बाकी आप लोग होमवर्क सेल्फ में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। और सेल्फ में आप लोग एक बार होमवर्क जरूर पढ़िएगा, तभी कुछ होने वाला है, ठीक है। इसलिए सभी होमवर्क को अच्छे से पढ़ा कीजिए। बाकी जो है इसका होमवर्क पूरा कर लीजिएगा। 4 पेज था होमवर्क, इसमें SPD सामान्य ज्ञान का था, सभी लोग पूरा कर लीजिएगा होमवर्क। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हर जगह जो है ना ग्रुप में शेयर कीजिए। और इसका PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, सभी लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिए। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास अगले क्लास में देखेंगे।